So this was the concept. Now we will see the another concept, that is judicial review. So note down all this concept, we will understand at one go. Judicial review, judicial activism, judicial overreach, judicial overreach, judicial restraint, and the related concept of PIL, public interest litigation. All these concepts we will try to understand at one go. So be ready. अभी मैं एक चार्ट बनाऊंगा, सिर्फ एक चार्ट अगर आप समझ गए तो ये सारे कंसेप्ट आप समझ जाओगे, ठीक है। बहुत पावरफुल चार्ट रहेगा, डायग्राम रहेगा. So note down this and then we will move ahead. We will be understanding all these concepts together. Now, जैसे ब्लू पेन, ब्लैक पेन, रेड पेन और पेंसिल साथ में रखना, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था क्या, थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, मॉन्टेस्क्यू ने जो दिया था। तो मोनार्की के टाइम पे क्या होता था, किंग के पास तीनों टाइप के पावर्स थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर। सिस्टम डिस्पॉट हो जाता था, पावर का मिसयूज होता था। तो गवर्नमेंट के तीन अलग अलग टाइप के पावर हम तीन अलग अलग ऑर्गन को दे देते, पावर का सेपरेशन कर दिया। यहां पे पावर का कंसंट्रेशन था, एग्जीक्यूटिव पावर हमने एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को दे दिया, लेजिस्लेटिव पावर हमने लेजिस्लेटिव ऑर्गन को दे दिया, और जुडिशियल पावर हमने जुडिशियल ऑर्गन को दे दिया। अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ईच ऑर्गन will not interfere into the working of the another organ, but each organ will control the another organ. That is, executive will control the legislature and judiciary, judiciary will control the executive and legislature, and legislature will control the another two organ. जहां भी थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर होता है तो ऐसा सिस्टम उसका बाय प्रोडक्ट होता है। यह सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। सो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस इसका बाय प्रोडक्ट है। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस में एक ऑर्गन दूसरे के ऑर्गन के काम में इंटरफेयर नहीं करता, खाली क्या करता है, कंट्रोल करता है। हमने यहां तक पढ़ा था, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। और ये जो सिस्टम होता था इसको कहते हैं डिस्पोटिज्म। तो डिस्पोटिज्म को प्रिवेंट करने के लिए वी वॉट थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, और थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का ये बाय प्रोडक्ट होता है सिस्टम ऑफ चेक बैलेंस, वेयर एक ऑर्गन दूसरे दो ऑर्गन को कंट्रोल करेगा, उसके काम में इंटरफियर नहीं करेगा। बिकॉज अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी विल नॉट मेक लॉ एंड जुडिशरी विल नॉट इंप्लीमेंट द लॉ। लेकिन इन प्रैक्टिस कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि जुडिशरी will also make law and will also implement the law. That's why जब ऐसा होता है तो ये सब कंसेप्ट्स एमर्ज होते हैं। तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, गवर्नमेंट के हम तीन ऑर्गन कर देंगे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तीनों ऑर्गन के पास अलग अलग पावर है और तीनों ऑर्गन एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। व्हेन, ध्यान से सुनना, एग्जीक्यूटिव में इंप्लीमेंट्स एनी लॉ एंड लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ व्हेन देयर एक्शंस वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। Action of legislature will be making the law, action of executive will be implementing the law.
सो जुडिशरी क्या करेगी, इन एक्शंस का रिव्यू करेगी, वेदर they are according to the constitution or not, or whether they are violating the constitution. So when judiciary will review the actions of other two organs, this function of judiciary is called judicial review. Judicial review, this is the first concept. After this we will come to activism, overreach and restraint. तो इसका definition क्या होगा judicial review का? Judicial review में judiciary will review the actions of other two organs whether they are according to constitution or not. If they are according to the constitution, their actions are valid. If not, they will be considered invalid, null and void. This is the traditional function of judiciary. Constitutionally mandated function of judiciary. The power of judicial review judiciary को under article 13 में मिलता है कि आर्टिकल 13 क्या कहता है, एनी लॉ कैनॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स। तो कोई भी लॉ अगर वायलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका रिव्यू कौन करेगी, जुडिशरी। तो आर्टिकल 13 में ये प्रोविजन होने की वजह से इंडिया की जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है, लेकिन वर्ड जुडिशियल रिव्यू हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 13 explicitly. Article 13 empowers Indian judiciary with the power of judicial review implicitly, not explicitly. Why? Because the word judicial review has nowhere been mentioned in Article 13. Article 13 सिर्फ क्या कहता है, any law if it cannot violate a fundamental right. तो कोई भी कानून फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है नहीं करता, इसका रिव्यू तीनों ऑर्गन में से कौन सा ऑर्गन करेगा, जुडिशरी। तो जुडिशरी जब ये रिव्यू करेगा तो इसको क्या कहेंगे हम, जुडिशियल रिव्यू। तो अगर आपको कोई पूछे कि इंडिया में इंडिया की जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू का पावर कौन सा आर्टिकल देता है, तो क्या कहोगे, आर्टिकल 13। लेकिन आर्टिकल 13 में वर्ड जुडिशियल रिव्यू मेंशन नहीं है। सो आर्टिकल 13 एम्पावर्स जुडिशरी विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली कब होता है, जब वर्ड जुडिशियल रिव्यू मेंशन होता है, लेकिन नहीं है। तो आर्टिकल 13 एम्पावर्स इंडियन जुडिशरी विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इम्प्लिसिटली। कैसे, इम्प्लिसिटली। जुडिशियल रिव्यू इज द ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ द जुडिशरी। और जब भी जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू करती है तो उसमें कोई गलत नहीं है। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड फंक्शन ऑफ द जुडिशरी, एंड व्हेन जुडिशरी इज डूइंग सो, इट इज मेंटेनिंग द थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. It helps in maintaining the theory of separation or preserving the theory of separation of power. First, judicial review. अभी हमने देखा कि जुडिशरी का ट्रेडिशनल फंक्शन क्या है, जुडिशियल रिव्यू। अभी दूसरे दो ऑर्गन भी हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। लेकिन कई बार क्या होता है कि जुडिशरी विल एंटर इनटू द डोमेन ऑफ अनदर टू ऑर्गन्स। Judiciary will enter into the domain of another two organs. Judiciary will enter into the domain of executive. Judiciary will enter into the domain of legislature. कैसे, वो हम देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है विशाखा जजमेंट। This is related to sexual harassment of women at workplace. Sexual harassment of workplace. अब क्या हो रहा था कि इंडिया डेवलप हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, मोर एंड मोर वुमेन आर कमिंग एट द वर्कप्लेस, कमिंग आउट ऑफ होम, and there were more and more incidents of sexual harassment of the woman at workplace. तो ऐसा कानून होना चाहिए which will prevent the sexual harassment of the woman at the workplace. इंडिया में theory of separation of power है,
इस चीज पर कानून बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का। लेकिन लेजिस्लेचर कानून ही नहीं बना रहा था। लेजिस्लेचर वॉज डिफंक्ट। इट शुड हैव मेड लॉ टू प्रिवेंट द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, बट लेजिस्लेचर वॉज नॉट डूइंग सो। इसकी वजह से वुमेन्स की राइट वायलेट हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? विशाखा जजमेंट में डायरेक्शंस दे दिए और कानून बना दिया रिलेटेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वुमन एट वर्क प्लेस। अब कानून बनाना किसका काम है? लेजिस्लेचर का। लेकिन फिर यहां पे कानून किसने बना दिया? जुडिशरी ने। बाय चॉइस या बाय कंपल्सन? जुडिशरी को ये कानून बाय कंपल्सन बनाना पड़ा। क्यों? लेजिस्लेचर नहीं बना रहा था, तो सिटीजन्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करना था, कर दिया। अभी दूसरा केस, ताजमहल ऑयल रिफाइनरी केस। ताजमहल ऑयल रिफाइनरी केस, यूपी, आगरा। ताजमहल नेशनल मॉन्यूमेंट, उसके आजू बाजू ऑयल रिफाइनरीज थी। कोल बर्न होता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एमिट होता है, एनवायरमेंट में जाता है। जब बारिश होती है तो पानी के साथ मिक्स होकर वो एसिड रेन बन जाता है। ताजमहल मार्बल का बना हुआ है, एसिड रेन होगा तो मार्बल खराब हो जाता है। नेशनल मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम किसका था? एग्जीक्यूटिव का। लेकिन ताजमहल was getting affected because of the smoke emitted by this oil refineries. अब ये ऑयल रिफाइनरीज पे पॉल्यूशन कम हो, कंट्रोल कम हो, ताजमहल जो एक नेशनल मॉन्यूमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका था? एग्जीक्यूटिव नहीं कर रहा था। जुडिशरी ने जजमेंट दिया, ऑयल रिफाइनरी बंद करवा दिया। सो जुडिशरी एंटर्ड इनटू द डोमेन ऑफ एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी एंटर्ड इनटू द डोमेन ऑफ एग्जीक्यूटिव बाय चॉइस और बाय कंपल्सन? बाय कंपल्सन। जुडिशरी को एंटर नहीं होना था, लेकिन एग्जीक्यूटिव अपना काम ही नहीं कर रहा था। नेशनल मॉन्यूमेंट है, प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा। जजमेंट देके ऑयल रिफाइनरी बंद करवा दी। दिल्ली सीएनजी केस, पेट्रोल व्हीकल्स वर प्लाइंग ऑन द रोड्स, pollution was increasing, it was affecting the health of the citizens। तो वेहिकुलर पॉल्यूशन को कम करने का काम दिल्ली गवर्नमेंट का था, नहीं कर रही थी। कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि जितने भी गवर्नमेंट व्हीकल्स होंगे सारे के सारे सीएनजी पे चलेंगे। पॉल्यूशन कम हुआ, सिटीजन्स की राइट प्रोटेक्ट हो गई। तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है, व्हाइट वाली लाइन है, ये क्या है? जुडिशियल रिव्यू। तो ये तो ट्रेडिशनल फंक्शन है। जुडिशरी जब तक जुडिशियल रिव्यू करता है तो अपने डोमेन में रहता है, दूसरे दो ऑर्गन के डोमेन में एंटर नहीं करता। लेकिन दूसरे दो ऑर्गन जब डिफंक्ट हो जाता है तो बाय कंपल्सन जुडिशरी को एंटर होना पड़ता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इसको क्या कहेंगे? जुडिशियल एक्टिविज्म। This is by choice or by compulsion? This is by compulsion। क्या ये थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट करता है? यस, ये वायलेट करता है। लेकिन ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लिमिट में है। प्लस राइट, सिटीजन्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। So it's good and so it should be continued even though it is violating the theory of separation of power. It should be promoted and it should be continued. क्या? Judicial activism. It's good for this society even though it is violating theory of separation of power। हाँ, फिर भी इसको कंटिन्यू रखना चाहिए to protect the rights of citizen। अभी कई ऐसी बार सिचुएशन आ जाती है जहां पे जुडिशरी विल एंटर इनटू द डोमेन ऑफ अनदर ऑर्गन नॉट बाय कंपल्सन बट बाय चॉइस, और इंटरफेरेंस ज्यादा हो जाता है। जैसे
सिनेमा हॉल, नेशनल एंथम केस, पब्लिक हॉलीडे है, थिएटर में लोग मूवी देखने जा रहे हैं, मूवी चालू होने से पहले कंपल्सरी नेशनल एंथम बनेगा, लोगों को खड़ा होना होगा थिएटर में। हाँ, हॉलीडे के दिन दे हैव टू स्टैंड एंड दे हैव टू रिस्पेक्ट द स्टैंड टिल द नेशनल एंथम इज सung। क्यों भाई, क्या जरूरी है? कोई 15 अगस्त था, रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, तो ठीक है, हॉलीडे है, सिटीजन्स रिलैक्स होने जा रहे हैं, ऐसा जजमेंट देने की क्या जरूरत है? अगर ऐसा जजमेंट नहीं देते तो सिटीजन्स की राइट्स वायलेट हो रही थी? नहीं, फिर भी जुडिशरी ने जजमेंट दे दिया। इट वॉज बाय चॉइस और कंपल्सन। ऐसा जजमेंट देने से वो अपने आप को रोक सकते थे, सो इट वॉज बाय चॉइस, इट वॉज नॉट कंपल्सन। सिटीजन्स की राइट्स वायलेट नहीं हो रही थी, फिर भी दे दिया जजमेंट। मैंडेटरी नेशनल एंथम बनना चाहिए सिनेमा हॉल में। एक और केस था, लिक्कर बैन केस, जो नेशनल हाईवे है, दिल्ली से यूपी एक हाईवे था, उसके 500 मीटर के आजू बाजू कोई भी लिकर शॉप नहीं होगी। सीधा जजमेंट दे दिया। क्यों? क्योंकि लोग लिकर कंज्यूम करके ड्राइविंग कर रहे थे, एक्सीडेंट हो रहा था। अगर लिकर शॉप आपने सेल बंद कर दिया तो एक्सीडेंट नहीं होंगे, कोई गलत नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी? आपने किसी एक्सपर्ट्स को बुलाया नहीं, आपने कोई प्रॉपर स्टडी किया नहीं, सीधा बैन कर दिया, वार्निंग नहीं दिया। व्हाट अबाउट द लेबर्स हु वर एंगेज इन दिस शॉप्स सेलिंग द लिकर? दे बिकम अनएम्प्लॉयड। उनका कोई रिहेबिलिटेशन तो किया नहीं। थोड़ा डिले कर सकते थे, वार्निंग दे सकते थे, सीधा बैन कर दिया। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? जुडिशियल ओवररीच। दिस इज द एग्जांपल ऑफ judicial overreach. Judicial overreach is by choice or by compulsion? It is by choice. It can be prevented. Does it violates theory of separation of power? Yes. लेकिन इसका एक्सटेंट ज्यादा पेनिट्रेटिव है, लिमिट से बाहर है, और जरूरी नहीं है सिटीजन्स की राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। सो इट इज बैड। सो इट शुड बी कंटिन्यूड? नो, judicial overreach should not be continued. Why? Because it is violating theory of separation of power, that is the basic structure of the Constitution of India. तो क्या करना चाहिए अभी? So there are a group of judges, lawyers, academicians and theorists. They are advocating that judiciary should limit itself to its traditional function of judicial review only. It should not enter into the domain of the another two organs. तो ये कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे? जुडिशियल रेस्ट्रेंट। इसको हम क्या कहेंगे? जुडिशियल रेस्ट्रेंट। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म। और ये जो है जुडिशियल रिव्यू, यहां से लो टू हाई थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ज्यादा वायलेट होता है, ऐसा है। तो ऐसा एरो ड्रॉ करना है आपको। इट इज वायलेटिंग थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर लाइक दिस। तो दिस इज लेस इंट्रूसिव, दिस इज मोर इंट्रूसिव, एंड दिस इज इवन मोर इंट्रूसिव। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच। तो अभी क्या है, एक और कंसेप्ट है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को समझने के लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ
लोकस स्टैंडी जुडिशियल प्रिंसिपल है। ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने हर्ट कर दिया किसको? मिस्टर बी को। तो विक्टिम कौन है? बी। क्रिमिनल कौन है? मिस्टर ए। कोर्ट में कौन केस फाइल करेगा? और यहां पे एक मिस्टर सी इन तीनों को देख रहे हैं। अब कोर्ट में फाइल को केस कौन कर सकता है, बी या सी? हु कैन फाइल द केस? क्लास गेस। कैन मिस्टर सी फाइल द केस? yes or no? Can Mr. C file the case? Yes, B can file the case, of course, because he is the victim. No. Why? Because of the principle of locus standi, जिसकी राइट्स वायलेट हुई है वही सिर्फ केस फाइल कर सकता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि जो विक्टिम है वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत पुअर है, उसको ये भी नहीं पता कि उसकी फंडामेंटल राइट्स है। तो फॉर एग्जाम्पल ये स्लम एरिया है और ये म्यूनिसिपालिटी है। तो म्यूनिसिपालिटी यहां पे आके जो स्लम एरियाज गलत तरीके से यहां से रहते उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं। यहां पे मिस्टर सी खड़े हैं, ही इज अ पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन, एक्टिविस्ट। She is going in the court that the rights of slum dwellers is violated. Court will accept the case, but how? This is called PIL, public interest litigation. So Mr. C will file a litigation in court, मतलब केस फाइल करते हैं। ये जो लिटिगेशन फाइल किया, इट इज नॉट द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ सी, इट इज फॉर द स्लम ड्वेलर्स। मतलब क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट। तो कोर्ट ये लिटिगेशन एक्सेप्ट कर लेगी और ये लिटिगेशन को क्या कहा जाएगा? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कोर्ट्स फिर रिव्यू करेगी एक्शन को। म्यूनिसिपालिटी ये क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव। तो ये क्या हो जाता है? जुडिशियल रिव्यू, reviewing the actions of executive municipality. Here in this case ये जो प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडी है अप्लाई नहीं करता। तो पीआईएल के केस में प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडी अप्लाई नहीं करता है। तो पीआईएल इज अ टूल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पीआईएल क्या हो जाता है? एक टूल हो जाता है जिसके थ्रू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू होता है। तो ये PIL है। PIL इज अ टूल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इन केस ऑफ PIL द कंसेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडी डू नॉट अप्लाई। सो अ पर्सन can file the case even if his own rights are not violated for the public interest. And in the case of PIL, judiciary will review the action of executive and legislature whether it is violating the rights of citizen or not. So what is PIL litigation? Filed in the public interest to review the actions of executive and legislature. तो अगर जब PIL होगा तो क्या होगा? जुडिशियल रिव्यू होगा। पीआईएल होगा तो क्या होगा? जुडिशियल रिव्यू होगा। सो हमने क्या क्या पढ़ा? जुडिशियल रिव्यू, ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशरी विल एंटर इनटू द डोमेन ऑफ अनदर टू ऑर्गन। लेकिन अच्छा है, इवन देयर इज थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वायलेट हो रही है, फिर भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? लोगों की राइट प्रोटेक्ट हो रही है। जुडिशियल ओवररीच जरूरी नहीं है, फिर भी जुडिशरी इज एंटरिंग इनटू द डोमेन ऑफ द अनदर टू ऑर्गन्स एंड दैट टू आउट ऑफ लिमिट। सो दिस शुड नॉट बी देयर, दिस शुड बी प्रमोटेड, दिस इज द ट्रेडिशनल फंक्शन। तो ऐसा ओवररीच ना हो तो जुडिशरी को क्या
दूसरे दो ऑर्गन में एंटर नहीं करना चाहिए, तो इसको क्या करते हैं, जुडिशियल रेस्ट्रेंट। PIL इज अ टूल थ्रू विच जुडिशियल रिव्यू इज डन। ठीक है, सो ये थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है। इसका बाय प्रोडक्ट क्या है, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। तो जुडिशियल रिव्यू is also a tool of system of checks and balance, because judicial review के through judiciary will review the actions of other two organs whether they are according to the constitution or not. So it's a part of system of checks and balance. PIL is the tool through which judicial review will be there. Article 13 of the constitution empowers Indian judiciary with the power of judicial review, but that too implicitly. तो ये जो व्हाइट कलर की लाइन है ये जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशरी का ट्रेडिशनल फंक्शन है। येलो कलर की जो लाइन है ये है जुडिशियल एक्टिविज्म, ये अच्छा है, इसको प्रमोट करना चाहिए। लेकिन जुडिशरी जब और अंदर आ जाती है डोमेन में, तो ये जो रेड लाइन है ये हो जाता है जुडिशियल रेस्ट्रेंट। तो जुडिशरी को वापस अपने ट्रेडिशनल डोमेन तक ही सीमित रहना चाहिए, इसको कहेंगे जुडिशियल रेस्ट्रेंट। यस क्लास, this concept is clear or any doubt? Then I will move ahead. Class, is the concept clear or not? Good. अभी मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आपको पांच जजमेंट्स इकट्ठे करने हैं, जुडिशियल रेस्ट्रेंट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म के, और इसको कोट करना है आंसर में। तो सबके पांच एग्जांपल्स आपको इकट्ठा करना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, अभी ये देखो, ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। ट्राई टू सॉल्व दिस। क्या होगा आंसर इसका? व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू? अभी जो हमने पढ़ा वो कंसेप्ट का इस्तेमाल करके क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो? चेक करो। Ayushi is saying answer is A. The power of judiciary to pronounce upon the constitutionality of the laws. Yes, Ayushi, very good. Constitutionally of the laws मतलब लेजिस्लेचर का एक्शन रिव्यू करेगा एंड एग्जीक्यूटिव का एक्शन रिव्यू करेगा। वो जो एक्शन जुडिशरी का होता है उसको हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे। इसमें जुडिशरी विजडम चेक नहीं करता लॉ का, टू रिव्यू ऑल, सारे लॉ अनएक्मेटेड नहीं करेगा, एंड दैट टू बिफोर असेंटेड, ये गलत है। द पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, यस इट कैन डू सो, बट दैट इज नॉट विल कम अंडर द जुडिशियल रिव्यू। सो दिस इज हाउ यूपीएससी इज फ्रेमिंग द क्वेश्चन फ्रॉम द कंसेप्ट वी हैव लर्नड, एंड आई डू गिव यू अ गारंटी, अगर वो चार्ट क्लियर है आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कंसेप्चुअली आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसको सॉल्व करो। जुडिशियल रिव्यू, क्या होना चाहिए आंसर इसका? एग्जामिन अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ द लॉ। वेरी गुड। तो इसका आंसर सी है। ओन जजमेंट कर सकता है लेकिन वो जुडिशियल रिव्यू में नहीं आता है। रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी, अंडरटेक पीरियोडिक रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर सकता है, लेकिन ये जनरली जुडिशियल रिव्यू का बेटर डेफिनेशन इज सी। दिस आर द मेंस क्वेश्चन, इसको एक बार रीड करिए। मेंस में खाली अभी हम इसका कंटेंट नहीं देखेंगे, लेकिन कैसे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने की वजह से आपको एग्जाम में ये फायदा होगा। इन क्वेश्चंस को एक बार रीड करना है। Judicial legislation is antithetical to the doctrine of the separation of power as envisaged in the Indian Constitution.
In this context, justify the filing of the large number of public petitions praying for issuing the guidelines of the executive action. नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, इसको नल एंड वॉइड कर दिया था बिकॉज इट वॉज वायलेटिंग थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को. Starting from basic structure, doctrine, judicial proactive role in thanking diversity in right of this the role played by, ये क्या है, judicial activism in India. तो judicial activism के अच्छे examples 4-5 यहाँ पे आपको लिखने हैं. कैसे जुडिशरी थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म हमारे डेमोक्रेसी को बचाने में सक्षम रहती है, ये पूछा गया है. ठीक है. सो इसके बाद ये एक इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप ये रहता है, ये हम बाद में देखेंगे क्योंकि आज कुछ कम बच्चे लग रहे हैं. आयुषी, वेर इज दैट अनदर स्टूडेंट? आई थिंक शी इज लेफ्ट, राइट? सो लेट देम कम एंड देन वी विल कंटिन्यू फर्दर. सो टिल डेट, टिल नाउ वॉट एवर कंसेप्ट वी हैव डन, इसमें से कुछ डाउट है? Yes, class, then we'll end the lecture. Okay then, thank you. Have a nice day.